हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपरफास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई। सिद्धार्थ नगर 419 सीटों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूपी होमगार्ड जो है ये किस विभाग के अधीन काम करता है? जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस विभाग के अधीन है? याद रखना है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है ये गृह विभाग, क्या गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो पूछा जाएगा हाँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड, हाँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस विभाग के अधीन होता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस विभाग के अधीन होता है? तो बताना है उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है किस विभाग के अधीन होता है? हाँ अधीन होता है। तो ये जो है याद रखना है गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता भाई। होमगार्ड जो है वो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य है पुलिस की सहायता करना। तो पूछा जाएगा कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या भाई? तो बताना है होमगार्ड का मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो बताइएगा होमगार्ड का मुख्य कार्य जो है हाँ ये पुलिस की क्या करना भाई? पुलिस की सहायता करना, पुलिस की मदद करना इनका काम है। तो पुलिस की सहायता करना, पुलिस की सहायता करना इनका काम है भाई। तो होमगार्ड का काम क्या होता है? पुलिस की सहायता करना होता। बात समझ में आया भाई? पुलिस की सहायता करना इनका काम होता है। पूछा जाएगा यूपी होमगार्ड का नियंत्रक कौन होता है? एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। यूपी होमगार्ड का नियंत्रक अगर पूछा जाए एडीजी रैंक का होता है यूपी होमगार्ड। हाँ होमगार्ड का नियंत्रक कौन होता है? तो होमगार्ड का अगर नियंत्रक पूछा जाए तो बताइएगा कि होमगार्ड का नियंत्रक जो होता है एडीजी। तो एडीजी होते हैं, एडीजी। हाँ तो एडीजी जो है यही होमगार्ड के क्या होते हैं? नियंत्रक होते हैं। पूछा जाएगा होमगार्ड किस प्रकार का होता है? होमगार्ड की सेवा कैसी है? होमगार्ड की सेवा कैसी है? अंशकालिक है। अंशकालिक माने पार्ट टाइम। तो होमगार्ड की सेवा कैसी है भाई? तो अंशकालिक है। होमगार्ड की सेवा कैसी है? तो होमगार्ड की अगर पूछा जाए सेवा कैसी होती है, कैसी होती है, तो क्या बताना भाई? अंशकालिक। अंशकालिक माने क्या होता? पार्ट टाइम। हाँ अंशकालिक होता है। तो ये पार्ट टाइम होता भाई। क्या होता है? पार्ट टाइम होता है होमगार्ड, पार्ट टाइम। इसका मतलब क्या? दिन में छड़ सिरमिट का दुकान खोल सकते हैं क्या? हाँ रात में होमगार्ड बन के ड्यूटी कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम है, डबल इनकम। क्या? डबल इनकम करना यहां से। बात समझ में आया? यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहां होता है? हाँ तो यूपी में होमगार्ड का ट्रेनिंग कहां होता भाई? अपने अपने जिले में, अपने अपने जिले में होता है। तो याद रखना है होमगार्ड का अगर पूछा जाए होमगार्ड प्रशिक्षण, होमगार्ड प्रशिक्षण जो है पूछा जाए कहां होता है तो क्या बताइएगा? होमगार्ड का जो ट्रेनिंग होता है ये कहां होता है? तो सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्रों में। कहां होता भाई? सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्रों में। सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्रों में कहां होता है? तो सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्रों में। हाँ सभी जिले के प्रशिक्षण केंद्रों में होमगार्ड का जो है ट्रेनिंग होता है। तो अपने अपने जिले में होमगार्ड की ट्रेनिंग करना है भाई। तो हाँ होमगार्ड का ट्रेनिंग करने कहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं अपने सिद्धार्थ नगर पुलिस लाइन में ही इसका ट्रेनिंग होना है। 419 पदों पर जो भर्ती है उसकी ट्रेनिंग कहां होना है? तो सिद्धार्थ नगर के ही पुलिस लाइन में होना है, इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह नौकरी कैसा भाई? अंशकालिक है। अंशकालिक माने क्या हो गया? पार्ट टाइम है। मतलब इसमें आप अन्य कार्य भी कर सकते हैं। आप दुकान खोल लीजिए, हाँ आप जो है अगर मन कहे तो प्रधानिक चुनाव भी लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप हाँ चुनाव भी लड़ सकते हैं। होमगार्ड में एक बेहतर नौकरी जिससे आप एक साथ में क्या कर सकते हैं भाई? एक साथ में कई जो है नौकरी में आप क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा तो बताना है कि होमगार्ड जो है कैसा? अंशकालिक। कैसा होता भाई?
पार्ट टाइम नौकरी होता है, अंशकालिक। बात समझ में आया? तो बेहतर नौकरी होमगार्ड, और इसमें जो है कैसा सेवा है? पार्ट टाइम सेवा है। बात क्लियर हुआ भाई? इसको याद रखना है, पूछा जाएगा। हाँ, राजघाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं? तो राजघाट जो है याद रखना है, राजघाट ये किसका समाधि स्थल है? हाँ, तो महात्मा गांधी। किसका जो है समाधि स्थल है पूछा जाएगा, तो समाधि हाँ स्थल है। तो याद रखिएगा कि राजघाट जो है ये किसका समाधि स्थल हो जाएगा भाई? तो ये महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है इसको कहते हैं राजघाट। पूछा जाएगा शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन याद रहे, हाँ जवाहरलाल नेहरू। शांति वन हाँ लिख लीजिएगा, किसका समाधि स्थल है? शांति वन किसका समाधि स्थल है पूछा जाएगा, तो बताना है हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है ये समाधि स्थल कहलाता है क्या? शांति वन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है हाँ पूछा जाएगा समाधि स्थल क्या कहलाता भाई? तो शांति वन याद रखना है। विजय घाट पूछा जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री किसका हाँ समाधि स्थल है? तो याद रखना है, ये बताना है। हाँ, तो विजय घाट किसका हो जाएगा भाई? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है ये क्या है? तो विजय घाट याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। पूछा जाएगा शक्ति स्थल, तो इंदिरा गांधी। हाँ, शक्ति स्थल अगर पूछा जाए किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल जो है हाँ तो याद रखना है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? हाँ समाधि स्थल है पूछा जाए तो बताइएगा कि ये जो है हो जाएगा शक्ति स्थल किसका भाई? इंदिरा गांधी। हाँ, ये इंदिरा गांधी का। किसका हो जाएगा? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल यहां याद रखना है क्या है? तो शक्ति स्थल। क्या हो जाएगा भाई? शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का हो जाएगा। वीर भूमि पूछा जाए, राजीव गांधी। हाँ, वीर भूमि पूछा जाएगा, तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? किसका समाधि स्थल है? तो याद रखना है, बताना राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो बताइएगा वीर भूमि। क्या हो जाएगा भाई? वीर भूमि हो जाएगा। किसान घाट पूछेगा किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। बात समझ में आया भाई? किसका हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस प्रकार का बल है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस प्रकार का बल है पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है यह सहायक स्वयंसेवी बल है। क्या भाई? सहायक स्वयंसेवी बल है। क्या है? सहायक स्वयंसेवी बल है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड पूछा जाए, यूपी होमगार्ड कैसा बल है? तो यूपी होमगार्ड जो है ये स्वयं सहायक बल है। स्वयं सहायक बल है भाई। तो याद रखिएगा यूपी होमगार्ड जो है ये स्वयं सहायक बल है। हाँ, ये स्वयं सहायक बल के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है हाँ ये स्वयं सहायक बल के अंतर्गत आता है यूपी होमगार्ड। बात समझ में आया भाई? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड पर ही हम लोग बात कर रहे हैं भाई, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं और वो सवाल जो आपके पेपर में आने वाला है। बात क्लियर हुआ? चलिए, तो यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या है भाई? यूपी होमगार्ड का नारा लिख लीजिएगा। अगर होमगार्ड बनना है तो इसका मोटो और नारा याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण, सेवा और सुरक्षा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का नारा क्या है? सेवा और सुरक्षा। यूपी होमगार्ड का नारा याद रखिएगा, तो सेवा और सुरक्षा। तो पूछा जाएगा कि होमगार्ड का नारा क्या भाई? तो होमगार्ड का नारा सेवा और सुरक्षा। होमगार्ड का अगर नारा पूछा जाए तो बताइएगा क्या हो जाएगा? सेवा और सुरक्षा। सेवा और सुरक्षा, यही होमगार्ड का नारा है। क्या नाम है भाई? सेवा और सुरक्षा, याद रखिएगा। तो यूपी होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? क्या एसपी तय करता है? क्या डीएम तय करता है? क्या थाना प्रभारी तय करता? कोई भी तय कर सकता है। तो याद रखना है, तो होमगार्ड की ड्यूटी कौन लगा सकता है? एसपी भी लगा सकता है, डीएम भी लगा सकता है, थाना प्रभारी भी लगा सकता है।
बात समझ में आया? क्लियर रहे? ये सभी लगा सकते हैं, इनके पास पावर है। तो यूपी होमगार्ड का जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, इसका रंग क्या होना चाहिए? क्या काला होना चाहिए? क्या नीला होना चाहिए? क्या खाकी होना चाहिए? खाकी होना चाहिए। तो होमगार्ड की वर्दी वाह भाई वाह, होमगार्ड की वर्दी का कलर क्या? खाकी होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस से लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पूछेगा कि होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जा सकता है? भीड़ नियंत्रण करने के लिए, या यातायात प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए, या प्राकृतिक आपदा के लिए बुलाया जा सकता है, या सभी के लिए बुलाया जा सकता है? सभी के लिए बुलाया जा सकता है। याद रहे कि होमगार्ड किन परिस्थितियों में बुलाए जा सकते हैं। अगर होमगार्ड की बात करें तो आप देखेंगे भीड़ हो जाएगा, तब भी क्या? हाँ, होमगार्ड भाई तो नियंत्रण करना पड़ेगा, यातायात मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, और प्राकृतिक आपदा आ गया तब भी देखना पड़ेगा। तो होमगार्ड क्या? ऑलराउंडर है भाई। होमगार्ड क्या भाई? ऑलराउंडर काम करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो आपको कोई भी इसमें जिम्मेदारी मिल सकता है। क्या? कोई भी जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। बात समझ में आया? उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस अधिनियम के आधार पर चलता? लिख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के आधार पर चलता है? यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के आधार पर चलता है? आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? होमगार्ड एक्ट पूछा जाएगा तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और पेपर में छपेगा 1963। हाँ, होमगार्ड एक्ट पूछेगा कब का भाई? तो होमगार्ड एक्ट क्या बताइएगा? होमगार्ड एक्ट पूछा जाएगा तो बताइएगा 1963 बताइएगा। क्या बताइएगा भाई? 1963 के अधीन है। याद रखिएगा 1963 है, याद रखिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण। एक सवाल और घुमा दे क्या कि यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? किसकी सहायता करना? अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से बताइएगा। पीएससी की सहायता करना, सीआरपीएफ की सहायता करना, एनडीआरएफ की सहायता करना, या जिले की पुलिस की सहायता करना? जिले के पुलिस की सहायता करना। क्या हो जाएगा भाई? जिले के पुलिस की सहायता करना होगा। तो ऑप्शन देखकर ही बताना, ऐसे नहीं। ऑप्शन देख के आपको होमगार्ड से जुड़े हुए सवाल पेपर में आएंगे। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? कमांडेंट जनरल। क्या कमांडेंट होता है? हाँ, पूछा जाएगा होमगार्ड का प्रमुख कौन होता भाई? तो क्या होता भाई? कमांडेंट होता। क्या नाम है भाई? कमांडेंट होता है। समझ में आया? यही तो ड्यूटी आपकी लगाएंगे, यही कमांडेंट साहब ड्यूटी लगाएंगे। इन्हीं से तो कहना है साहब ड्यूटी लगाइए, नौगढ़ में लगा दीजिए, कि मोहाने चौराहे पर लगाइए। इन्हीं से क्या, यही तो लगाएंगे। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो याद रखना है होमगार्ड का चयन किस स्तर पर होता है? जिले स्तर पर। होमगार्ड का चयन किस स्तर पर? हाँ, तो होमगार्ड का चयन पूछा जाए, होमगार्ड का चयन जो है ये किस स्तर पर होता है? तो याद रखना है, हाँ, किस स्तर पर होता है? तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जिले स्तर पर काम करता है। जिले स्तर पर। कितना? जिले स्तर पर ही याद रखना है। होमगार्ड का चयन किस स्तर पर होता है? तो जिले स्तर पर होमगार्ड का जो है, हाँ, यहां याद रखना चयन जिले स्तर पर होगा। याद रखिएगा जिले स्तर की मेरिट बनेगी, और 419 बच्चे जो सिद्धार्थ नगर वाले हैं भाई, उनको इस बार होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। बात क्लियर हो गया? याद रखिएगा होमगार्ड के जवानों का जो भुगतान होता है, जो पेमेंट होता है, क्या मासिक वेतन होता है? क्या वार्षिक वेतन होता है? क्या दैनिक भत्ता होता है? दैनिक होता है। क्या होता भाई? दैनिक होता है। तो होमगार्ड के जवानों का जो भुगतान होता है वो दैनिक होता है। तो पूछा जाएगा कि होमगार्ड के जवानों का दैनिक मतलब कैसा वेतन होता है? दैनिक भत्ता। होमगार्ड के जवानों का, होमगार्ड के जवानों का अगर पूछा जाए, जवानों का वेतन अगर पूछा जाए तो याद रखना है इनका कैसा होता? दैनिक भत्ता होता। क्या होता भाई? दैनिक भत्ता होता है। हाँ, तो याद रखिएगा होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन दैनिक भत्ता के रूप में दिया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सवाल पेपर में पूछा जाएगा भाई। तो याद रखिएगा कि होमगार्ड के जवानों का जो वेतन होता वो क्या? दैनिक भत्ता होता है। तो ये भी याद रखना है। तो सिद्धार्थनगर 419 पदों पर ही बात कर रहे हैं भाई। और हाँ, भीड़ में जो है, भीड़ से केवल 419 बच्चे ही होमगार्ड इस बार बनने वाले हैं सिद्धार्थनगर से। बाकी 41,424 सीटों में से आप देखिएगा
अधिकांश बच्चे जो है इस बार हाँ होमगार्ड बनकर क्या अपना जलवा बिखेरने का प्रयास करेंगे। गाड़ी रुकवा लेंगे चौराहे पर, चाबी निकाल लेंगे भाई और कहेंगे भैया होमगार्ड हैं हम। तो यहां पर भौकाल बनाने वाला पोस्ट हो गया भाई। होमगार्ड भी अपने आप का क्या भाई, होमगार्ड भी अपने आप का ऐसा पोस्ट है जिसमें अगल बगल वाले कहते हैं भाई अरे साहब छोड़ दीजिए साहब, अरे साहब हाँ कुछ ले लीजिए साहब, ऐसा कहते हैं भाई अगल बगल वाले। तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पूछा जाएगा, यह सवाल पेपर में आने वाला है कि होमगार्ड की भर्ती का मुख्य आधार क्या है, किस आधार पे होमगार्ड की भर्ती होती है। ऑप्शन लिखा रहेगा लिखित परीक्षा के आधार पर होती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होती है, कि इंटरव्यू के आधार पर होता है, कि मेडिकल टेस्ट के आधार पर होता है। क्या इसमें से कितनी बातें सही हैं? 3 बातें सही हैं। एक तो लिखित परीक्षा के आधार पर, लिखित परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब दौड़ना है 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है, और दौड़ने के बाद क्या होगा आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल पास करने के बाद ही आप जो है चयनित जो है जो लिस्ट आएगा उस मेरिट में यदि आप शामिल हो गए तो आप बन जाएंगे होमगार्ड। क्या बन जाएगा भाई? होमगार्ड बनने का सुनहरा अवसर। तो जिसको मिल गया भैया धोखा उसके पास क्या है इस बार होमगार्ड बनने का मौका। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा होमगार्ड के जवानों का वेतन कैसा भाई? दैनिक होता है। याद रखना कैसा होता है? दैनिक होता है। होमगार्ड का चयन किस स्तर पर होता है? जिले के स्तर पर होता है। होमगार्ड का प्रमुख कमांडेंट है, तो जिला कमांडेंट होमगार्ड साहब ही ड्यूटी आपकी लगवाएंगे। कौन लगाएंगे भाई? जिला कमांडेंट होमगार्ड साहब ड्यूटी लगाएंगे। तो उन्हीं से तो परिचय बना के चलना है, उन्हीं साहब को क्या करना भाई? परिचय बना के कहना साहब ड्यूटी बासिम लगवाइए, साहब ड्यूटी लगवा दीजिए पुराने नौगढ़ में, वही तो लगाएंगे ड्यूटी आपका भाई। तो होमगार्ड एक्ट 1963 कब का है? 1963। होमगार्ड का नारा सेवा और सुरक्षा है, और यूपी होमगार्ड स्वयं सेवक सहायता बल है। क्या है? स्वयं सेवक सहायता बल है। उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए कब मनाया जाता है भाई? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूपी होमगार्ड का एक्ट जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पारित हुआ था। यूपी होमगार्ड का एक्ट अगर पूछा जाए होमगार्ड एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो होमगार्ड एक्ट जो है पूछा जाए किसके शासनकाल में पारित हुआ था, क्या बताना है? किसके? हाँ बिल्कुल करेक्ट, किसके शासन काल में पारित हुआ। तो याद रखना है इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में पारित हुआ था। बात समझ में आया? 6 दिसंबर होमगार्ड क्या भाई? 6 दिसंबर होमगार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो यूपी में होमगार्ड के बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? बटालियन का नेतृत्व कौन करता भाई? तो याद रखना है बटालियन का नेतृत्व, जब नेतृत्व शब्द आएगा कमांडेंट। क्या? बटालियन कमांडेंट। तो पूछा जाएगा हाँ यूपी होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करता भाई? बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो कमांडेंट। क्या करता भाई? कमांडेंट करता है। समझ में आए? तो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाएगा कि होमगार्ड जो है, होमगार्ड अगर पूछा जाए कि बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो पूरे बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो कमांडेंट साहब करते हैं। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है। पूछेगा कि बताइएगा होमगार्ड का जो ड्रेस होता है उसमें क्या अनिवार्य है? क्या शोल्डर बैच होना चाहिए यहाँ कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या बेल्ट लगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कैप भी होना चाहिए, टोपी की नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब होना चाहिए। बैच भी यहां भी होना चाहिए, टोपी भी आपको पहनना पड़ेगा, बेल्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा, एकदम तगड़ा। क्या? तगड़ा मिलेगा। कुछ कॉमन सेंस है, आप होमगार्ड साहब से मिलकर आप देखिएगा तो पता चलेगा क्या पूरा जूता मोजा और वर्दी के साथ बेल्ट और पूरा जो है टोपी के साथ पूरा रेडी रहते हैं। तो होमगार्ड साहब के पास सब जो है पूरा ड्रेस उनका रहेगा। और इनका काम क्या होता है? दंगा नियंत्रण में भी ये पहुंच जाएंगे, भीड़ नियंत्रण में भी रहेंगे, त्योहार की सुरक्षा में भी रहेंगे, यातायात मैनेजमेंट को भी देखेंगे, अगर कोई आपातकाल आ गया तब भी देखेंगे, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तब भी देखेंगे। तो होमगार्ड साहब का जो है जिम्मेदारी क्या भाई? बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ना बूझिएगा
ऐसा न समझना भाई, यहां पर ऐसे नहीं बूझना है कि होमगार्ड का काम कोई लोकल है। इस बार होमगार्ड साहब को क्या थाने में बंदूक भी मिलना, क्या बंदूक भी मिलना, इस बार बंदूक टांग के, क्या बंदूक टांग के ड्यूटी करना है। कहां पर? थाने के अंदर। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा कि होमगार्ड साहब के पास कैसी शक्ति है, होमगार्ड के पास कैसी शक्ति है, लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि होमगार्ड के पास कैसी शक्ति होती है। होमगार्ड के पास क्या नियमित पुलिस जैसी पावर है? क्या नहीं है, नियमित पुलिस जैसा पावर नहीं है। हाँ, होमगार्ड के पास शक्ति पूछा जाए तो क्या पुलिस जैसा पावर है? नहीं। तो होमगार्ड के पास सीमित शक्ति, क्या है भाई? सीमित शक्ति है। तो होमगार्ड के पास कैसी शक्ति? तो होमगार्ड के पास अगर पूछा जाए कि कैसी शक्ति होती है तो याद रखना है होमगार्ड साहब के पास जो शक्ति है वो क्या है भाई? सीमित शक्ति है। क्या है भाई? इनके पास सीमित शक्ति है। ठीक है भाई, सीमित शक्ति होता है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और होमगार्ड की जो नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कितने समय के लिए होती? तो याद रखिएगा अनुबंध आधारित होता है। क्या? अनुबंध आधारित। तो होमगार्ड का जो ड्यूटी होता है वो अनुबंध आधारित होता है। एक प्रोफार्मा भराया जाएगा कि आपको जो, हाँ, जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी स्वेच्छा से ड्यूटी करेंगे, कभी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होंगे, ये पूरा वहां भरना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर कोई कमी मिला तो क्या हो जाएगा भाई? तो अगर कोई कमी मिला तो फिर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है भाई। अच्छा, होमगार्ड की ट्रेनिंग कितने चरण में होते? 3 चरण में। होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरण में होता है? तो होमगार्ड का प्रशिक्षण अगर पूछा जाए तो होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरण में होता है? तो होमगार्ड का प्रशिक्षण 3 चरणों में होता है। कितना? 3 चरणों में होता है। तो यह भी याद करके चलना है कि होमगार्ड जो होमगार्ड है भाई, हाँ, होमगार्ड का जो ट्रेनिंग कै चरण में? 3 चरण में इनकी ट्रेनिंग होती है। और 3 चरण में जो ट्रेनिंग होती है, इस बार के होमगार्ड इतने हाईटेक हैं कि इनको इस बार ये भी बताया जाएगा, क्या इनको इस बार हथियार प्रशिक्षण का भी जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले होमगार्ड में हथियार प्रशिक्षण का कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन इस बार के होमगार्ड, पहले क्या था भाई? केवल पहले शारीरिक दक्षता, केवल शारीरिक दक्षता, मजबूत हट्ठा कट्ठा, लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक, तो वो होमगार्ड। लेकिन इस बार नहीं, इस बार के होमगार्ड के प्रशिक्षण में आप देखिएगा इनको हथियार चलाने का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा वहां पर, हाँ, फायरिंग करने भी मिल जाएगा भाई। और यहां इस बार इनको होमगार्ड को इनका प्रशिक्षण जो है ऐसा करवाया जाएगा क्योंकि ये होमगार्ड आगे चल के ये पुलिस के बराबर भी इनका वेतन होने वाला भाई। तो याद रखिएगा होमगार्ड अब किसी पुलिस से कम नहीं, क्योंकि पहली बार जो होमगार्ड है ये कहां से चयनित होकर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड से इनका चयन होगा। तो पहले होमगार्ड का जो है भर्ती अपने जिले स्तर से होती थी, जिला होमगार्ड कमांडेंट इसकी भर्ती करते थे। लेकिन अब ये क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। अब इसकी भर्ती आप देखिएगा, ये जहां से पुलिस की भर्ती होती है वहीं से जो है इस बार होमगार्ड की जो है भर्ती वहीं से हो रही है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने हैं। तो कुछ सवाल, जब आपको होमगार्ड बनना है तो अपने होमगार्ड बनने से संबंधित कुछ बातें आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि होमगार्ड का ट्रेनिंग कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। होमगार्ड के पास कैसी शक्ति होती है? सीमित शक्ति होती है। होमगार्ड एक्ट आया 1963 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। 6 दिसंबर होमगार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 6 दिसंबर होमगार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, तो एक अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड में एक प्लाटून के पास कितने जवान होते हैं? आपका जो बैच होगा, आपके बैच का जो नेतृत्व करेगा उसको कहते हैं प्लाटून। क्या कहते हैं भाई? प्लाटून के 30 होमगार्ड के ऊपर एक प्लाटून होता है। तो याद रखना है 30 होमगार्ड जवान, 30 होमगार्ड जवान जो होते हैं, हाँ, इनके उनको कौन देखता भाई? एक प्लाटून देखता है। क्या नाम है? प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर। तो याद रखना है 30 होमगार्ड जवान के ऊपर एक प्लाटून कमांडर होता है। और पूरे बटालियन को अगर देखा जाए तो वहां जिला कमांडेंट होमगार्ड साहब देखते हैं। ठीक है भाई?
तो जिला कमांडेंट होमगार्ड पूरे बटालियन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन 30 होमगार्डों का नेतृत्व कौन करता है? तो एक प्लाटून कमांडर के द्वारा किया जाता। बात समझ में आया भाई? तो होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां मिलेगी? पुलिस लाइन में। हाँ, पूछा जाएगा होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां मिलेगी, तो क्या बताइएगा भाई? पुलिस लाइन में। हाँ, तो होमगार्ड को हाँ हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां दी जाएगी? तो चलाने की ट्रेनिंग मिलेगा कहां? हाँ, तो याद रखना इनको ट्रेनिंग कहां मिलेगा भाई? पुलिस लाइन। अपने अपने जिले के पुलिस लाइन में ही हाँ आपका ट्रेनिंग होगा और वहीं पर आपको बंदूक चलाने का जो है वहीं पर आपको अनुभव प्राप्त होगा। अगर आपने बंदूक जो है देखा है तो चलाने का मौका है कहां? होमगार्ड बनकर आप बंदूक को क्या कर सकते हैं भाई? चला के ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। याद रखिएगा। तो होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां मिलेगी? तो पुलिस लाइन में ही दी जाएगी। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो ड्यूटी के समय किसके आदेश? जो ड्यूटी आप थाने पर जाएंगे तो थाने पर ड्यूटी किसके आदेश से लगती है? थाना अध्यक्ष। ड्यूटी आपको थाने पर कौन लगाएगा? थाना अध्यक्ष साहब के आदेश से ही ड्यूटी लगेगा। थाना अध्यक्ष साहब कहेंगे हाँ लगा दीजिए, अभी मेला लगने वाला लगा दीजिए, और अगर जो है कपिल वस्तु महोत्सव लगना है वहां आपकी ड्यूटी लग जाएगी। तो बंदूक ले क्या भाई? वहां बंदूक नहीं मिलना, बंदूक तो थाने में मिलना है। वहां आपको अच्छा वाला लाठी मिलेगा। वो लाठी अब कौन सा? स्टील वाला लाठी, ठीक है भाई, वो आपको मिलेगा। लाठी तो हल्का लेकिन मारेंगे तगड़ा लगेगा। क्या तगड़ा? तो याद रखिएगा, होमगार्ड का भी लाठी वो डंडे वाला खत्म हो गया। अब क्या वो वाला आ गया? एल्युमिनियम वाला जो लाठी है वो आपको मिलेगा। बात क्लियर हुआ भाई? समझ में आया इतनी बातें? चलिए, तो 30 होमगार्ड जवान के ऊपर एक प्लाटून कमांडर होता है और होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग कौन देता भाई? तो पुलिस लाइन में ही इनका ट्रेनिंग होना है। कहां होना है? पुलिस लाइन में होना है। और जिले में होमगार्ड का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जिला कमांडेंट होमगार्ड। जिले में होमगार्ड का हाँ अगर पूछा जाए कि जिले में होमगार्ड का जो है जो हेड होता है वो कौन होता है? जिला कमांडेंट होमगार्ड। कौन होता भाई? जिला कमांडेंट होमगार्ड होता है। होमगार्ड बनने के बाद याद रखिएगा भीड़ नियंत्रित करना है आपको, या अगर पूछा जाए कि जरूरत पड़ जाएगा यातायात मैनेजमेंट में तो वहां भी देखना पड़ेगा। और अगर पुलिस की कमी है, पुलिस बल की कमी है, तब भी आपको बुला लिया जाएगा। बात समझ में आया? प्रशासनिक कोई आवश्यकता है, कोई बाहर से मंत्री आ रहे हैं, कोई जो है अधिकारी आ रहे हैं, बड़े अधिकारी, और सारा मैनेजमेंट देखना, तो वहां भी आपको बुलाया जाएगा। बात समझ में आया भाई? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और होमगार्ड को जो है हाँ हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहां मिलेगा भाई? पुलिस लाइन में ही दिया जाएगा। 30 होमगार्ड जवान के ऊपर एक प्लाटून कमांडर होता। कितना होता भाई? एक प्लाटून कमांडर होता है। और होमगार्ड एक्ट कब आया? तो 1963 में। कब आया भाई? 1963 में आया है। बात समझ में आया? और होमगार्ड जो होता है ये अस्थायी होता है, वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन आपको इस बार होमगार्ड में लगातार ड्यूटी मिलेगा। लगातार ड्यूटी मिलेगा। होमगार्ड बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए 18 साल। न्यूनतम कितना भाई? 18 साल है। 18 से 35 साल। क्या 18 से 35 साल? क्या 18 से 35 साल उम्र है और कक्षा 10 पास। तो यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है? कक्षा 10 पास होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष। और हाँ इसमें जो 18 से 35 वर्ष में क्या भाई यहां पर भी जो है बताया गया ओबीसी, एससी, एसटी इन सबको क्या छूट को जो है लेकर हम बता रहे हैं 18 से 35 वर्ष। तो पेपर में आएगा तो बताना 18 से लेकर 35 साल ही बताना है। और कक्षा 10 पास होना चाहिए। लंबाई 168 सेंटीमीटर है, पुरुषों के लिए 168 है, और लड़कियों के लिए कितना है? 152। कितना भाई? 152 होना चाहिए। और लड़कियों का वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 40 किलो होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जिले में जो कार्यालय होता है वो कहां होता है? तहसील में होता है, डीएम ऑफिस में होता है, कि पुलिस लाइन में होता है, कि जिला पंचायत में होता है? तो याद रखना होमगार्ड का कार्यालय पुलिस लाइन में होता है। कभी कभी पुलिस लाइन में कार्यालय अगर नहीं मिल पाता
तो ये जो है कहीं दूसरे जो है किसी दूसरे जो है भवन में इनको स्थानांतरित करके रखा जाता है। समझ में अभी जैसे अभी आप देखेंगे जहां अभी आप सिद्धार्थनगर नौगढ़ में जहां पढ़ रहे हैं, इसके कोचिंग के जस्ट आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 200 मीटर की दूरी पर ही होमगार्ड कार्यालय यहीं बगल में ही था, यहीं बगल में ही आपको होमगार्ड कार्यालय था, लेकिन अभी इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ऐसे ही होमगार्ड का कार्यालय हर जिले में होता है और ज्यादातर कार्यालय पुलिस लाइन में देखने को मिलता है और ज्यादातर ऐसे, लेकिन कहां होना चाहिए? पुलिस में ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कहां होना चाहिए? पुलिस लाइन में ही होना चाहिए। होमगार्ड का क्या कार्यालय कहां होना चाहिए? पुलिस लाइन में होना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए तो पूछा जाएगा और अपने मुद्दे पर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो क्या बताना भाई? तो किसान घाट जो है, हाँ, ये समाधि स्थल अगर पूछा जाएगा तो बताना चौधरी चरण सिंह। किसान घाट समाधि स्थल पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? चौधरी चरण सिंह। क्या बताना भाई? चौधरी चरण सिंह बता के चलना है। चौधरी चरण सिंह बता के चलना है। बात समझ में आ भी? तो पूछा जाए किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए पूछा जाएगा समता स्थल किसका समाधि स्थल है। समता स्थल अगर पूछा जाए, समता स्थल अगर पूछा जाए कि किसका समाधि स्थल है, तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यहां से सवाल बिल्कुल आने की संभावना है। ये जगजीवन राम का है। किसका? जगजीवन राम का। तो जगजीवन राम जो है, हाँ, इन्हीं के समाधि स्थल को जो है समता स्थल के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आया तो बताइएगा। तो होमगार्ड में इस बार महिलाओं को भी 20% सीटें आरक्षित हैं, मतलब 20% सीटें किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती कब से शुरू किया गया? याद रखिएगा 1992 से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती कब से शुरू हुआ भाई? तो यूपी होमगार्ड में अगर पूछा जाए, यूपी होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती कब से शुरू हुआ, तो याद रखना है 1992। तो महिलाओं की भर्ती अगर पूछा जाए कि महिलाओं की भर्ती कब से शुरू हुआ, तो 1992। कब से शुरू हुआ तो क्या बताना है? तो हाँ, ये 1992 से प्रारंभ हुआ। तो महिलाओं की भर्ती, हाँ, 1992 से होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती शुरू किया गया है। तो ये वाला बात याद रखना, कब से शुरू किया गया भाई? 1992 से शुरू किया गया। बात क्लियर हुआ? चलिए तो पूछा जाएगा एकता स्थल किसके जो है समाधि स्थल का नाम है? एकता स्थल। एकता स्थल अगर पूछा जाए कि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है, तो याद रखना है ये किसका समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह का। किसका भाई? ज्ञानी जैल सिंह का जो है, हाँ, समाधि स्थल जो है उसको एकता स्थल के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? एकता स्थल के रूप में जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि ये अंबेडकर जी के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर चैत्रा भूमि पूछा जाए, चैत्रा भूमि ये किसका समाधि स्थल है, तो चैत्रा भूमि जो है ये समाधि स्थल किसका है? तो अंबेडकर जी का है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को कहा जाता है भाई। तो याद रखिएगा चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता। क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता। अच्छा, होमगार्ड की ड्यूटी अगर हम करने जाएं और कोई भी जो है जैसे ना पहुंच पाए, गैर हाजिर हो जाए, तो क्या होगा? अगर कोई होमगार्ड नहीं पहुंच पाता, गैर हाजिर हो जाता है ड्यूटी पर, तो क्या होगा? तो उसको चेतावनी भी मिल सकता है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकता है। समझ गए ना भाई? हाँ, तो ये सारी बातें याद करके चलना है। ऑप्शन के ऊपर जो रहेगा उसको लेकर बता दीजिएगा। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। ठीक है भाई, पूछा जाएगा। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा और याद रखिएगा ये जो सवाल पेपर में पूछेगा तो कुछ सवाल आपको होमगार्ड से ही रिलेटेड मिलेगा, बाकी जो अभी हम बता रहे हैं इसको आपको समझ के चलना है। बात समझ में आया? चलिए, तो चैत्रा भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता भाई? चैत्रा भूमि कहा जाता है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, होमगार्ड वाला जो चिन्ह है वो आपके ड्रेस में कहां छपेगा?
तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आपके शोल्डर यहां पर होमगार्ड का, आपके कैप पर भी क्या होमगार्ड वाला बिल्ला यहां भी लगा रहेगा, यहां भी लगा रहेगा भाई। तो याद रखिए, लिखा रहता ना भाई यूपी हो, हाँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड, हिंदी में यूपी हो, और पुलिस वाले में उत्तर प्रदेश पू लिखा रहता ना, तो उत्तर प्रदेश पू माने उत्तर प्रदेश पुलिस, और हिंदी में उत्तर प्रदेश हो होमगार्ड। बाकी यूपीएसजी भी लिखा रहता है अंग्रेजी वाले में, ये भी आपको पता है, समझ में आया भी। तो हाँ, आपको जो है ये सारी बातें आप पता है पहले से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आया भाई। किसान घाट पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह की जो है क्या कहते हैं भाई, हाँ उनके समाधि स्थल। वैसे याद रखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब बताइए भाई, कै दिसंबर है? हाँ 23 दिसंबर, यही तो चौधरी चरण सिंह की जयंती है। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस याद रखना है, ये चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता, क्या किसान दिवस मनाया जाता। समझ में आया भी? किसान दिवस क्लियर हो गया, कब मनाया? 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बात क्लियर हुआ भाई? इतनी बातें समझ में आया? चलिए, तो बताइए भारत में बैंकों का बैंक कौन है? हाँ, आरबीआई को बैंकों का क्या कहते हैं भाई? बैंकों का बैंक आरबीआई। अगर पूछा जाए तो बताना है कि बैंकों का बैंक अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही बैंकों का बैंक है। मुख्यालय बंबई में है। स्थापना 1935 में, स्थापना 1935 में हुआ। कब हुआ भाई? 1935 में हुआ। सब लिख लिए भाई। तो होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती कब से शुरू? 1992 से। कब से शुरू हुआ भाई? 1992 से शुरू हुआ। बैंकों का बैंक आरबीआई है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसान घाट जो है, अब पूछा जाए किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को कहते हैं क्या? किसान घाट कहते हैं। समता स्थल पूछा जाए तो जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहा जाता है। एकता स्थल पूछा जाए तो बताइए ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है। चैत्रा भूमि याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाएगा? तो चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, पेपर में आने वाला सवाल है। चलिए, तो पूछा जाएगा कि बताइएगा, हाँ डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह क्या है? डॉक्टरी, हाँ सहायता का प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा। डॉक्टरी सहायता का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो बताइएगा रेड क्रॉस होता है। हाँ, क्या होता भाई? रेड क्रॉस जो है यही तो है डॉक्टरी सहायता का चिन्ह। क्या है भाई? रेड क्रॉस होता। हाँ ठीक है, क्या होता भाई? तो रेड क्रॉस होता है। डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या होता है? रेड क्रॉस। बड़ा छोटा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है भाई। प्रतीक चिन्ह याद रखना है। चलिए, तो लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह, क्या बताना भाई? परिवार नियोजन का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह परिवार नियोजन का लाल त्रिकोण है। क्या भाई? लाल त्रिकोण। पूछा जाए किसका प्रतीक चिन्ह है तो बताइएगा परिवार नियोजन का। समझ में आया भाई? लिख लीजिएगा, परिवार नियोजन का है। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो लाल त्रिकोण किसका समाधि स्थल है, क्या बताइएगा? परिवार नियोजन बताइएगा। बात समझ में आया? चलिए, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है तो बताना है झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा जो है ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा क्या भाई? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। तो झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है? झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है भाई? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यहां से सवाल पेपर में आना ही है भाई। चलिए, तो पूछा जाएगा उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो क्या बताइएगा? हाँ, उल्टा झंडा अगर है तो याद रखिएगा विपदा का प्रतीक है। उल्टा झंडा पूछा जाएगा किसका प्रतीक है? तो उल्टा झंडा जो है किसका प्रतीक है? तो क्या बताइएगा कि यह जो है जब देश में कोई विपदा आ जाती है तो इसीलिए जो है हाँ झंडा उल्टा हो जाता है। तो राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। ठीक है भाई? तो उल्टा झंडा किसका प्रतीक, क्या बताना है? हाँ, राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है किसका?
विपदा का प्रतीक है, पूछा जाएगा उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो क्या बताइएगा, हाँ ये जो है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। बात क्लियर हुआ। चलिए, एक किताब का नाम है गीता रहस्य, किसने लिखा है, तो याद रखिएगा गीता रहस्य किसने लिखा, हाँ गीता रहस्य किसने लिखा है, तो गीता रहस्य जो है किसने लिखा है, हाँ बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक का नाम है भाई, गीता रहस्य क्या है, पुस्तक है, किसने लिखा है, तो गीता रहस्य पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने, किसने लिखा भाई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा केसरी और मराठा भी लिखा गया। क्या लिखा गया, केसरी और मराठा भी लिखा गया, किसके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य हो या केसरी हो या मराठा नामक पुस्तक लिखा गया। चलिए समझ में आया भाई। तो भारतीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली वकैया। हाँ, भारतीय झंडे का डिजाइन अगर पूछा जाए तो भारतीय झंडे का डिजाइन लिख लीजिएगा, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया, तो भारतीय झंडे का डिजाइन हाँ पिंगली वकैया ने बनाया। किसने बनाया भाई, पिंगली वकैया ने बनाया है। पिंगली वकैया महोदय के द्वारा भारत के झंडे का डिजाइन बनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। वेदों की ओर लौटो अगर पूछा जाए तो बताना है वेदों की ओर लौटो का नारा अगर पूछा जाए, गो टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। बात समझ में आया भाई। चलिए याद रखिएगा, पूछेगा भारत का संविधान किसने बनाया है, भारत का संविधान किसने बनाया, तो आप बताइएगा संविधान सभा ने। भारत का संविधान किसने बनाया, तो भारत का संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा ने। भारत का संविधान किसने बनाया, तो क्या बताइएगा, यहां पर बताना है आपको, हाँ संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया भाई, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा ने ही भारत का संविधान बनाया है। बात समझ में आया भाई। वैसे संविधान के शिल्पीकार किसे कहा जाता है, तो अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का शिल्पीकार कौन है भाई, हाँ यहां लिख देते हैं, संविधान का शिल्पीकार पूछा जाएगा तो संविधान का शिल्पीकार याद रखना है। यहां पर संविधान का शिल्पीकार कौन हो जाएगा भाई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। हाँ, संविधान का शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक, हाँ तो याद रखिएगा भाई, आधुनिक भारत का जनक अगर पूछा जाए, आधुनिक हाँ भारत का अगर पूछा जाए जनक, तो ये किसे कहा जाता भाई, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक भाई, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बात समझ में आया भाई। तो याद रखिएगा यहां राजा राम मोहन राय लिखना भाई, हाँ यहां पर क्या लिखना है, राजा राम मोहन राय लिख के चलिएगा, ठीक है। चलिए तो राजा राम मोहन राय लिख के चलिएगा, हाँ राजा राम मोहन राय लिखकर चलिएगा। बात समझ में आया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो लाल त्रिकोण जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह था, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह था। बात समझ में आया भाई। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता। और आधुनिक मनु किसे कहा जाता, तो अंबेडकर जी को। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता। क्या कहा जाता भाई, आधुनिक मनु कहा जाता है। समझ में आया भाई। चलिए तो यहां हमने बताया गीता रहस्य किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य लिख लीजिए, किसने लिखा भाई, गीता रहस्य लिख लीजिए कॉपी में, हाँ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। भारतीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया है, पिंगली वकैया ने बनाया है। समझ में आया भाई। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह क्या, रेड क्रॉस है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है, परिवार नियोजन का है। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या, झुका हुआ झंडा है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो राष्ट्रीय विपदा का।
संविधान का शिल्पीकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बात समझ में आया भाई? तो जो लिखिए, छूटना नहीं चाहिए, इस बार लिखिएगा, हम धीरे धीरे ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार कोई सवाल छूटने ना पाए। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई इतनी बातें? चलिए, तो कोई भी बातें ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण ना हो, हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सवाल पेपर में आने हैं। और पेपर में जितना ज्यादा स्कोर आपका, तभी आप होमगार्ड के बनने लायक होंगे भाई। 10-20 सवाल, 50 सवाल गोला करके और होमगार्ड नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर होमगार्ड बनना है तो आपको 80-85 सवाल लगा के ही चलना पड़ेगा। सही सही लगाना पड़ेगा, सही सही, ठीक है? नहीं तो लगाने को आप 100 भी लगा देंगे, लेकिन सही सही बात है। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपका स्कोर हम 90 तक पहुंचाएंगे भाई। अगर ध्यान से सुन लिया तो 90 का स्कोर टारगेट हमारा, 90 सवाल सही कराने का है, ठीक है? तो गीता रहस्य किसने लिखा भाई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। भारतीय झंडे का डिजाइन पिंगली बकैया और झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। कितना? 3:2। 3 मीटर लंबाई तो 2 मीटर चौड़ाई, याद रखिएगा। बात समझ में? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या है? रेड क्रॉस। और परिवार नियोजन का चिन्ह है लाल त्रिकोण। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक पूछा जाए तो झुका हुआ झंडा बताइएगा। उल्टा झंडा किसका है? राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है उल्टा झंडा। संविधान का शिल्पीकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का जनक है कौन? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय हीरा संस्थान कहां है? तो भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान लिखिएगा। हाँ, सूरत में है भाई। तो भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा कि भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहां है? तो भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान, हाँ बिल्कुल करेक्ट, संस्थान कहां है? तो बताना है कहां स्थित है भाई? सूरत में स्थित है। बिल्कुल अपने टारगेट पर ही ध्यान होना चाहिए। बात समझ में आया भाई? जैसे हाँ, अर्जुन की तरह लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य और कुछ भी नहीं। ऐसे यहां पर लक्ष्य क्या? होमगार्ड लेके चलना है तो होमगार्ड ही दिखाई देगा। क्या? होमगार्ड ही दिखाई देगा। तो भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सूरत में। और याद रखिएगा, यही जो है एशिया का सबसे बड़ा क्या बन गया भाई? हीरा जो है, हीरा का सबसे बड़ा मंडी बन गया। एशिया का सबसे बड़ा कहां है? तो सूरत में ही। कहां स्थित है? सूरत में स्थित है। बात समझ में आया? एशिया का सबसे बड़ा हीरा वाला बिल्डिंग कहां? हीरे के व्यापार के लिए की बिल्डिंग बनाया गया कहां पर? सूरत में बनाया गया। बात क्लियर हुआ? कहां बनाया गया? चलिए, तो पूछा जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो याद रखना, कोटोपैक्सी पूछा जाएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, हाँ कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पूछा जाए तो याद रखना है कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी स्थित है, महत्वपूर्ण है, पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। ये पड़ता भाई इक्वाडोर। कहां बताना है? इक्वाडोर बता के चलना है। बात समझ में आया? तो कोटोपैक्सी कहां बताना भाई? हाँ, बनाना यहां जो इक्वाडोर बताना। क्या बताना है? इक्वाडोर बता के चलना है। कोटोपैक्सी पूछा जाए तो इक्वाडोर बता के चलना। क्या नाम है? इक्वाडोर बताना है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो हाँ, इक्वाडोर बताना है। बात क्लियर हुआ भाई? पूछा जाएगा किलिमंजारो ज्वालामुखी कहां स्थित है? तंजानिया, बिल्कुल करेक्ट। तो किलिमंजारो पूछा जाएगा। किलिमंजारो अगर पूछा जाए तो बताना है किलिमंजारो, हाँ, ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो बताना है कि ये जो है तंजानिया में स्थित है। कहां स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो हाँ, यहां याद रखिए किलिमंजारो पर्वत भी है, ये भी कहां स्थित है? तो तंजानिया के अंदर ही बताना। क्या बताइएगा? तंजानिया के अंदर बताइएगा। समझ में आया भाई? चलिए, तो महात्मा गांधी ने किसे काला कानून कहा था? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने किसे काला कानून कहा? महात्मा गांधी ने किसे काला कानून कहा? तो बताना है किसे हाँ काला कानून कहा। तो याद रखना है
तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, हाँ, रोलेक्ट एक्ट। क्या हो जाएगा भाई? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट बताना है 1919 कब आया भाई? 1919 में आया। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में आया। कब आया? 1919 में आया। समझ में आया? तो तुगलकनामा एक किताब है, किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा अगर पूछा जाए, ये पुस्तक है, इसको लिखा अमीर खुसरो। किसने लिखा भाई? अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। एक एक सवाल आपको रटवा दिया जाएगा भाई। तो तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। क्या? तुगलकनामा किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने लिखा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या बाबर को माना जाता है? क्या अकबर को माना जाता है? क्या इल्तुतमिश को माना जाता है? क्या महमूद गजनवी को माना जाता है? कि मोहम्मद गौरी को माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक क्या कौन है भाई? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, हम मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। क्या? मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है भाई? मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद गौरी। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना है, हाँ, खजुराहो में अगर पूछा जाए, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना है कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया। क्या बताना भाई? किसने करवाया? तो ये हो गया भाई, किसने? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने करवाया भाई। किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। याद रखिएगा, चंदेल राजपूत थे, इन्हीं के द्वारा करवाया गया। खजुराहो में मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया। बात समझ में आया भाई? तो होमगार्ड में अगर सारा सवाल ना फंसाया तो पढ़ाना बंद, ये बात याद रखिएगा भाई। मार साहब पढ़ाना छोड़ देंगे, चैलेंज की बात है। तो याद रखिएगा भाई, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। बात समझ में आया भाई? किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। अगर एक एक सवाल आपने रट लिया तो आपका स्कोर 90 जाएगा। कितना जाएगा भाई? 90 जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी तो आपको सवालों का जाल जो है उस जाल से गुजरना है, और सवालों का एक जाल है, उसी जाल से गुजरना है। जीएस का एक एक सवाल आपको क्या करना भाई? आपको फंसा के दिखाना है। जीएस का एक एक सवाल, जीएस जीके का कोई भी सवाल ऐसा नहीं पेपर में आएगा जिसका उत्तर आपको ना पता हो भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बातें बता दिया उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको 4 बार रिपीट करिए। नहीं समझ में आया, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और उसके अलावा ग्रुप में जितने भी सवाल भेजे जाएं, सारे सवाल को घोल कर पी जाइए। और होमगार्ड बनने से अगर कोई रोकेगा आपको तो आप ही अपने आप को रोकेंगे, बाकी कोई रोक नहीं सकता भाई। बात समझ में आया? और वहां पेपर में जाए का नारायक दूसर गोली आए दो तो गुरुजी कोनो गलती ना आई बात, बुझ गयो? 100 सवाल में गुरुजी बता दिए हैं और वहां जाए का तू दूसर मार दो तो हम क्या करी भाई? वो जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन 100% सिलेक्शन दिलवा दिया जाएगा अगर आपने रट लिया तो, इस बार की गारंटी है। चलिए, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया? हाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लिखते हुए आगे बढ़ना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर पूछा जाए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? हाँ, तो ये 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर पूछा जाए कब का है तो 1961। क्या बताइएगा भाई? 1961 बताना है। बात समझ में आया? क्या बताना है? 1961 बता। रट लीजिए, एक एक सवाल एकदम रटते हुए चलना है। आपसे पूछा जाएगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण लिख लीजिएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बालकों का संरक्षण अधिनियम पूछा जाए
तो 2012 बताना है। क्या बताना भाई? 2012 बताना है। और पूरे सिद्धार्थनगर में अगर कोई ऐसा क्लास मिले तो बता दीजिएगा, हम भी पढ़ने चलेंगे भाई, हम भी पढ़ने चलेंगे। ये चैलेंज की बात कर दिया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हाँ सूचना का अधिकार अधिनियम याद रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब का भाई? 2005 का है। मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम लिखिएगा 1988। मोटर वाहन अधिनियम क्या भाई? 1988 बताना है। मोटर वाहन अधिनियम आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा 1988 बताना। क्या बताना भाई? 1988 बताना है। मोटर वाहन अधिनियम कब का है? तो 1988 का है मोटर वाहन अधिनियम। कह दीजिए गुरुजी ने बताया था 1988 लगा के चलना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, हाँ तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लिख लीजिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लिखिएगा। कब का है भाई? 1993, 1993 का है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब का है? 1980 का है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लिखिएगा 1980 का है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? ये 1980 का है। और इसमें से सवाल ना मिला तब भी बताइएगा, मिलेगा सवाल। बात समझ में आया? SC/ST एक्ट कब का है? 1989, बिल्कुल करेक्ट। SC/ST एक्ट पूछा जाए, SC/ST एक्ट अगर पूछा जाए तो 1989 बता दीजिए। क्या बताना भाई? 1989 बता के चलना है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पूछा जाए 1988 बताइएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? 1988 का है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का भाई? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। कब का है? 1988 का है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब का? 1988 का है। क्या आपको पता है? क्या आपको आयकर अधिनियम पता कि नहीं पता है? आयकर अधिनियम लिखिएगा 1961 का है। आयकर अधिनियम कब का भाई? 1961 का है आयकर अधिनियम। आप कहेंगे गुरुजी इतना बता दिया क्या? आयकर अधिनियम 1961 का है। आयकर अधिनियम पूछा जाए 1961 का है। क्या IT अधिनियम भी बता दें क्या? सन 2000 में आया। IT अधिनियम कब आया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। यहां लिख देते हैं भाई। सूचना का अधिकार अधिनियम तो आपने पढ़ा, लेकिन अब IT अधिनियम आपको बता दें तो याद रखना है। पूछा जाए कि IT अधिनियम कब का है तो बताइएगा IT अधिनियम सन 2000 का है। कब का है? सन 2000 में आया IT अधिनियम, सन 2000। अगर रट लिया तो आप देखिएगा कोई सवाल ऐसा नहीं है जो इस बार चला जाए। सूचना प्रौद्योगिकी हो या जो भी सवाल हो सब यहीं से फंसेंगे। चलिए अब आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए, बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900, हाँ अगर पूछा जाए तो 1986 बताइएगा। क्या बताना भाई? 1986 बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाँ भाई क्या बताना? 1986 बता के चलना, 1986 बता के चलना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का भाई? 1986 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1900 क्या बताइएगा भाई? 1972 बताना है। बात क्लियर हुआ भाई? वन संरक्षण पूछा जाए तो बता दीजिएगा वन संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1900 कब का भाई? 1980 का है। 1980 का बताइएगा वन संरक्षण। आपसे पूछा जाए हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए तो 1900 कब का है? 92 का है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइएगा गैंडा प्रोजेक्ट पूछा जाए 1987 का है भाई। गैंडा प्रोजेक्ट लिखना है 1987 का है। टाइगर प्रोजेक्ट लिख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं भाई। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का? 1973 का। सब लिख लीजिए, एक एक सवाल लिखिएगा।
बात समझ में आया भाई? एक एक सवाल छाप लीजिए। सवाल देखिए कहीं से जाएगा तो बता दीजिए गुरुजी ये वाला सवाल फंस गया, ये सवाल छूट गया, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है भाई? चलिए, तो आपको बताना है एक देश का नाम है बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस देश का नाम है बेलारूस। तो बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। क्या नाम है? मिन्स्क है। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। तो यहां लिख देते हैं बेलारूत देश का नाम है। बेलारूत की राजधानी अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा क्या हो जाएगा भाई? मिन्स्क। क्या नाम है? मी आधाना स का मिन्स्क। मिन्स्क ऐसे करके हम मिस नहीं करना है भाई, मिन्स्क लिख लेना है। क्या? यही तो बेलारूत की राजधानी है। हाँ, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। हाँ, ब्राजील की राजधानी क्या है? तो याद रखना है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। क्या है? ब्रासीलिया। हाँ, ब्रासीलिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो कल ही तो हमने आपके ग्रुप में भेज दिया, हमने कल ही बहुत सारे सवालों को भेजा और उसमें से अधिकांश सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो समझना पड़ेगा भाई। चलिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड लिख लीजिएगा। 1998 का है भाई। तो किसान बिल्कुल करेक्ट, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 का है। 1998 में शुरू हुआ किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड अगर पूछा जाए तो ये शुरू हुआ 1998 में शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, अभी सुबह ही कोई ग्रुप में भी पूछ रहा था भाई। हाँ, शायद आप ही पूछ रही थी किसी से, अभी डिस्कस सुबह ही चल रहा था, तो वो तो हमने सुन लिया भाई। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 का है। किसान बही योजना 1992 का है। किसान बही 1992 का। वाह भाई वाह। किसान बही कब का है? तो किसान बही योजना 1992 का है। किसान बही कब का है? 1992 का है भाई। कहां तक पहुंचे भाई? ऊपर ऊपर कहां तक लिखे? कहां छूटा भाई? हो गया भाई। तो दहेज प्रतिषेध 1961 बताया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 बताया। सूचना का अधिकार 2005 बताया। मोटर अधिनियम 1988 बताया। मानवाधिकार 1993 बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बताया। SC ST बताया 1989 बता दिया। और भ्रष्टाचार 1988 बताया। और आयकर अधिनियम 1961 बताया। एक एक सवाल इस बार रट के चलना है। बात समझ में आया भाई? समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए, तो एक झील का नाम है। क्या नाम है भाई झील का? पलक दिल झील। क्या? पलक दिल झील। हाँ, बड़ा जबरदस्त झील है। पलक दिल झील कहां है? तो पलक दिल झील मिजोरम में पड़ता है। पलक दिल झील, पलक दिल झील अगर पूछा जाए कहां पड़ता है तो याद रखना है मिजोरम में पड़ता है। हाँ, ये कहां पड़ता भाई? तो मिजोरम में पड़ता पलक दिल झील। क्या नाम है? पलक दिल झील। उमियम झील कहां है? मेघालय में। उमियम झील मेघालय में। तो याद रखना है उमियम झील अगर पूछा जाए तो बताइएगा मेघालय के अंदर है। हाँ, इधर उधर की बात नहीं करके सीधा टाइम और अपने जो है एक एक सवाल को फंसाने के लिए यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला यहां अभी चल रहा भाई। तो अष्टमुदी झील का नाम सुना है? तो याद रखिएगा कहां? केरल के अंदर है। अष्टमुदी झील पूछा जाएगा तो अष्टमुदी झील अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा भाई? ये केरल के अंदर स्थित है। कहां स्थित है भाई? तो ये केरल के अंदर स्थित है। और याद रखिएगा कि बड़ा ही जबरदस्त है और कम से कम 10 बार पेपर में छप चुका है, कई बार आया। कंकरिया झील कहां भाई? कंकरिया झील पूछा जाएगा तो कंकरिया गुजरात में है। पूछा जाए भाई कंकरिया झील अगर पूछा जाए तो गुजरात के अंदर है। कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। लोकटक झील आपको पता है? लोकटक झील पड़ता है कहां? मणिपुर में पड़ता है। याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा लोनार झील कहां है? तो महाराष्ट्र बताइएगा। लोनार झील अगर पूछा जाए तो बताना है कहां? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। याद रहे पवई झील भी पूछा जाए तो पवई झील भी महाराष्ट्र के अंदर है। कहां स्थित है भाई? तो ये भी
महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। पवई झील कहां है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा जो लैगून झील का नाम है चिल्का, और चिल्का झील कहां स्थित है? तो चिल्का झील भी कहां स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। कहां स्थित भाई? उड़ीसा के अंदर है। छाप लीजिए, सवाल फंसेगा, बात समझ में आ गया भाई, सवाल फंस जाएगा। चलिए, तो एक नृत्य का नाम है शायरा। क्या नाम है? शायरा नृत्य। उसको सेरा भी कहते हैं, शायरा या सेरा। तो शायरा नृत्य या शोरा नृत्य या शायरा नृत्य या सेरा, जो भी पूछा जाए। सेरा नृत्य कहां का भाई? तो सेरा नृत्य कहां का है? यह ललितपुर का है। वही ललितपुर जहां तांबा पाया जाता है, वही ललितपुर जहां यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम के लिए मशहूर है ललितपुर। तांबा पाया जाता है ललितपुर में, तांबा भी पाया जाता है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा किया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन का बीजिंग है, बांग्लादेश का ढाका है। समझ में आया भाई? इराक का क्या है? इराक का बगदाद है, ईरान का तेहरान है। हाँ, तो हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, पर्यावरण संरक्षण दिन 1986, वन्य जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, हाथी प्रोजेक्ट 1992, गैंडा प्रोजेक्ट 1987 का है। कब का? 1987 का। बात क्लियर हो गया? इतनी बातें अगर समझ में आए तो बताइए भाई। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि यही तो है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, हाँ बिल्कुल, आप जो है ध्यान से सुनिए, डॉल्फिन दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता। क्या डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? 5 अक्टूबर को क्या भाई? डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व प्रकृति दिवस कब है? विश्व प्रकृति दिवस कब है? 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृत दिवस मनाया जाता है। प्रकृति दिवस मनाया जाता है कब? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता भाई? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। 8 अक्टूबर को क्या है? तो याद रखिए, वायुसेना दिवस कब है? तो वायुसेना दिवस अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, यह मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर डाक दिवस की बात किया जाए तो याद रखिएगा, डाक दिवस कब है? 9 अक्टूबर को है। एक एक सवाल बस केवल घोल के पी जाइए, सवाल छूटेगा तो बताइएगा भाई। तो ये जो विश्व डाक दिवस की बात कर रहे हैं, ये कब है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात समझ में आया? कब मनाया जाता भाई? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। वैसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी याद है आपको, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। वाह भाई वाह। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एक एक सवाल आपको रटवाने का प्रयास किया जाएगा, सीधा सीधा। हाँ, ये ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पढ़ा दिया आप घर पे पढ़िए, ऐसा नहीं है। यही क्लास में रटाया जाएगा एक एक सवाल। बात समझ में आया? चलिए, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? तो याद रखिएगा, जीएसटी के अगर पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? तो याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो हाँ, ब्रांड एम्बेसडर जो है पूछा जाएगा तो अमिताभ बच्चन है भाई, अमिताभ बच्चन जी हैं। और ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? ओडीओपी के अगर पूछा जाए तो याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा, क्या? कंगना रणावत का नाम बताइएगा। कंगना रणावत का नाम बताइएगा भाई। हाँ, कंगना रणावत का नाम बताइएगा। बिना जो है हाँ इधर उधर की बात किए अपने टॉपिक पे रह के सारे सवालों को आत्मसात करने का प्रयास किया जाएगा भाई। समझ में आया? चलिए, तो पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, याद रखना है। यहां लिख देते हैं भाई, पल्लव वंश की राजधानी पूछा जाए तो बहुत बार बताया, पल्लव वंश की राजधानी अगर पूछा जाए तो कांचीपुरम बताइएगा। कांचीपुरम बता के चलना है। क्या बताना भाई? कांचीपुरम बताना है। एक एक सवाल का अपना अहम रोल है भाई, कोई सवाल छूटने ना पाए। कोई भी सवाल
एक भी सवाल छूटा तो याद रखिएगा सिलेक्शन से नीचे हो जाएंगे। तो एक एक सवाल किसी कीमत पे कोई सवाल गलत भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। हर सवाल तत्काल लिखिए, कॉपी में लिखिए, रिपीट करिए। आप देखिएगा जीएस जो है इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा तो हमें बताइएगा, हम भी पढ़ने चलेंगे भाई, हम भी सीखने चलेंगे। लेकिन याद रहे अगर कहीं ना मिला तो फिर आपके लिए क्या सुपर फास्ट क्लासेस जो है, गुरुजी सुपर फास्ट तरीके से जीएस आपको रटाने का प्रयास कर रहे हैं भाई। तो याद रखिए पलक दिल झील मिजोरम, पलक दिल कहां, तो पलक दिल झील कहां भाई, मिजोरम के अंदर है। उमियम झील कहां, मेघालय है। अष्टमुदी झील कहां, केरल में। कंकरिया तो झील गुजरात में है भाई, वहां गुजरात के अंदर है। लोकटक कहां है, मणिपुर में। हो गया भाई आपका, छूटने ना पाए कोई सवाल, छूटने ना पाए। और अगर ना लिख पाइएगा तो बताइएगा, हम जो है रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई, चलिए। तो 16 महाजनपद की राजधानी कितना, 16 महाजनपद की राजधानी अगर पूछा जाए तो 16 महाजनपद जो है ये हमें कहां से दिखाई देता है, अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहां मिलता है भाई, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा 16 महाजनपद हमें कहां दिखाई देता है, तो हम कहेंगे अंगुत्तर निकाय में दिखाई देता है। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने, 8 महाजनपद। कितने भाई, 8 महाजनपद जो है ये कहां पाया जाता है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थित है। हाँ, तो याद रखिए कितने भाई, 8 महाजनपद कहां स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आप कहेंगे गुरुजी कौन कौन 8 है, तो हम कहेंगे काशी है, काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी है। तो लिखिएगा काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी है। और बोलते हुए चलिए, काशी का वाराणसी हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी है, वत्स लिखिएगा, वत्स का क्या भाई, तो कौशाम्बी हो जाएगा। तो याद रखना वत्स का राजधानी क्या है, तो वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। हम कौशल बोलेंगे तो आप श्रावस्ती बताएंगे, कौशल का क्या भाई, तो कौशल का क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, कौशल का क्या भाई, तो श्रावस्ती बता के चलना है। हम मल्ल पूछेंगे तो आप कुशीनारा बताएंगे, कुशीनारा। मल्ल पूछेंगे तो कुशीनारा बताइएगा, वाह भाई वाह। हम मल्ल पूछेंगे तो आप बताइएगा क्या, कुशीनारा बताना है। मल्ल जो है, मल्ल की राजधानी कहां थी भाई, तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, कुशीनगर या कुशीनारा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चेदी पूछेंगे तो शक्तिमती बताएंगे। हाँ, चेदी अगर पूछा जाए तो बताइएगा शक्तिमती बताइएगा, शक्तिमती बता दीजिएगा। हम कहेंगे कंबोज तो आप कहेंगे हाटक, वाह भाई वाह। हम कंबोज पूछें तो आप बता दीजिए हाटक। कंबोज की राजधानी क्या था भाई, कंबोज का हाटक था। हम सूरसेन बोले तो हम मथुरा बताइए, सूरसेन का मथुरा था और पांचाल का ही छत्र। तो वाह भाई वाह। तो याद रखना है सूरसेन का मथुरा और पांचाल का ही छत्र। हाँ, सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का पूछा जाए तो मथुरा बताना है, और पांचाल का क्या भाई, तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। तो याद रखना है। क्या अब सवाल छूट रहा है, नहीं लग रहा भाई, अब लग रहा ना, हाँ तो तगड़ा चल रहा भाई। आप जो है याद रखिएगा, ये जो 8 महाजनपद हैं तो ये थे महाजनपद। ये क्या थे भाई, ये थे महाजनपद, और ये था उनकी राजधानी। ये क्या था भाई, राजधानी। ठीक है, एक एक सवाल पेपर में सीधा सीधा फंसा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे देखिए पढ़ना, जीएस तो समुद्र है, आप 10 लाख सवाल भी पढ़ लीजिए तब भी कम है। लेकिन क्या सब पढ़ लें क्या, नहीं भाई, सब नहीं पढ़ना है। वही पढ़ना है जो पेपर में आना है। मतलब जांगर बात देवाल गिरा देवो का, नहीं। तो इसलिए वही पढ़िए जो पेपर में छपे, सब नहीं पढ़ना है। गिना चुना जो आने वाला है, तो जो गुरुजी ने बता दिया भाई वही पढ़ना है। मार्केट से कोई किताब नहीं खरीदना, एक को किताब नहीं खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना। बस सारे बातों को सुनिए, कॉपी में लिखिए, 4 बार रिपीट करिए और होमगार्ड बनिए। क्या बनिए भाई, होमगार्ड बनिए।
तो इसलिए कोई कॉपी किताब एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। एक मोटा कॉपी, एक कलम और होमगार्ड बनने का सफर यहीं से शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को ही है, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन भाई? अमिताभ बच्चन हैं। ओडीओपी माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या भाई? एक डिस्ट्रिक्ट, हाँ यही ओडीओपी है। अरे एक डिस्ट्रिक्ट इसी को कहते हैं भाई, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद मतलब सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। सिद्धार्थनगर का क्या भाई? काला नमक चावल। समझ में आया? चलिए, तो मध्य प्रदेश में एक खेती होती है झूम खेती। तो मध्य प्रदेश के झूम कृषि को क्या कहते हैं? दहिया। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि झूम कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कृषि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो झूम कृषि होती है इसको क्या कहते हैं? दहिया कहा जाता है। क्या? दहिया कहा जाता है। हाँ, दहिया याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ? तो बताइएगा, एक किताब का नाम है, ये याद हो गया, ये वाला ये लिख लिया भाई, लिखा गया आपका। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की राजधानी जो है हमें कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का किताब है। किसका? बौद्ध धर्म के पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। तो बहुत तेजी से लिखते हुए आगे बढ़िएगा। पूछा जाएगा कि गीत गोविंद किसने लिखा है? हाँ, एक पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। हाँ, तो जयदेव ने लिखा। पूछा जाएगा कि गीत गोविंद किसने लिखा है, तो क्या बताइएगा भाई? तो गीत गोविंद के लेखक हैं, हाँ जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव लिखा, जयदेव के द्वारा लिखा गया। ये गीत गोविंद पुस्तक है। क्या भाई? गीत गोविंद पुस्तक है। ऐसा ना रहे कि आप लिख लें और बाद में कहें कि कौन चीज गीत गोविंद लिखने, हरियन वाला का हो। तो पुस्तक का नाम है ये गीत गोविंद। क्या है? पुस्तक है। और उनके राइटर का नाम क्या है? जयदेव के द्वारा लिखा गया। समझ में आया भाई? चलिए, तो चंद्रकांता, देवकांता, हाँ चंद्रकांता किसने लिखा भाई? तो चंद्रकांता के लेखक पूछा जाए, चंद्रकांता हो या देवकांता हो, किसने लिखा भाई? हाँ, तो ये जो है हाँ, देवकी नंदन खत्री ने लिखा। देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया भाई? किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। तो चंद्रकांता हो या देवकांता किसने लिखा है? तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। बात समझ में आया भाई? चलिए, आप बताइएगा कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ का है? हाँ, तो कलमकारी कहाँ का भाई? तो हम एक सवाल, ऐसा नहीं है कि एक बार गुरुजी बता दिए, हम आपको तब तक बता देंगे जब तक आप एकदम दिमाग में एकदम छप ना जाए। आप उठ के बता दे कि हाँ गुरुजी कलमकारी पूछे तो बता दिया आंध्र प्रदेश। कलमकारी पूछा जाएगा तो ये कहाँ का भाई? हाँ, लोक कला अगर पूछा जाए तो बताना है लोक कला कहाँ का हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का है। और जो हम 10 बार बताएं इसका मतलब वो क्या? बड़ा महत्वपूर्ण और आ सकता है। ठीक, एक किताब का नाम है क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों लड़की किसने लिखा भाई? क्यों क्यों लड़की, महाश्वेता देवी। वाह भाई वाह। तो पूछा जाएगा क्यों क्यों लड़की किसने लिखा है? तो याद रखना है, क्यों क्यों लड़की अगर पूछा जाए, किताब है भाई, पुस्तक है, तो क्यों क्यों लड़की अगर पूछा जाए तो बताना इसके राइटर का नाम है महाश्वेता देवी। क्या नाम है भाई? महाश्वेता देवी नाम है। हम महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया। क्यों क्यों लड़की महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा। किसने लिखा भाई? महाश्वेता देवी ने क्यों क्यों लड़की किसने लिखा है? महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया। समझ में आया? चलिए, तो आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। वाह भाई वाह। तो ऐसे ही बताना है भाई, आषाढ़ का एक दिन पूछा जाए तो बताना आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा? तो बताइएगा मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश ने लिखा है भाई। आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है?
तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो जीएसटी सबसे पहले कहां लागू हुआ था? असम में लागू हुआ भाई। जीएसटी सबसे पहले कहां लागू हुआ? तो असम में लागू हुआ। और महत्वपूर्ण सवाल बार बार बताते रहते हैं भाई, जीएसटी सर्वप्रथम जो है भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो किस राज्य में लागू हुआ अगर पूछा जाए तो बताना है, ये असम के अंदर लागू हुआ। कहां? असम के अंदर लागू हुआ था। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है भाई? 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी दिवस कब है? 1 जुलाई को है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दुनिया का वो कौन सा देश है जहां पर महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया? न्यूजीलैंड। तो विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार कहां दिया गया? तो न्यूजीलैंड। तो याद रखना है, विश्व में सर्वप्रथम अगर पूछा जाए, विश्व में सर्वप्रथम अगर पूछा जाए, बिल्कुल करेक्ट, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार कहां दिया गया? महिलाओं को मतदान का अधिकार कहां दिया गया? महिलाओं को, हाँ बिल्कुल करेक्ट, मतदान का अधिकार कहां दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाँ, अधिकार कहां दिया गया? तो किस देश में दिया गया? तो याद रखना है, तो ये न्यूजीलैंड। कहां दिया गया भाई? न्यूजीलैंड की बात है। और न्यूजीलैंड में ही पहली बार महिलाओं को दिया गया था क्या? यहां पर मतदान करने का अधिकार दिया गया था। किसको? महिलाओं को दिया गया। समझ में आया? चलिए, तो पूछेगा, याद रखिए भाई, सारी बातों को लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा, क्या आपने बहिष्कार आंदोलन सुना है? बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? तो बहिष्कार वही बंगाल विभाजन से। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि बहिष्कार आंदोलन, तो बहिष्कार आंदोलन अगर पूछा जाए तो ये, हाँ याद रखिएगा, ये बंगाल विभाजन के विरोध में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में, किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। समझ में आया भाई? तो आप कहेंगे गुरुजी इसका तो आपने गुरुजी भेज दिया भाई, आप अपना फोन चेक करिएगा, आपके फोन में एक एक सवाल को भेजा गया, ठीक है भाई, और फिर भेजा जाएगा। तो पर डे आप जो है, आपका काम है यहां पढ़िए, बाद में सवालों का मूल्यांकन करिए और एक एक चीज जो आपको लग रहा है नया, उसको कॉपी में लिखिए और 4 बार याद करिए, और इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगा भाई। बात क्लियर हुआ? तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ अगर पूछा जाए? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो बंगाल विभाजन अगर पूछा जाए कि कब प्रभावी हुआ, तो याद रखना है कि कब प्रभावी हुआ, तो नोट करके लिखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। 1905 कब हुआ भाई? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। लिख लीजिए, लिखिए, पढ़िए, और आप देखिए एक एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। तो काली मिट्टी किसके लिए भाई? काली मिट्टी कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए। और याद रखना, काली मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वैसे बलुई मिट्टी को भूड़ कहते हैं। भूड़, भूड़ मिट्टी, बलुई मिट्टी को भूड़ कहते हैं। तो पूछा जाए, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? भूड़। हाँ, पूछा जाएगा कि बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बलुई मिट्टी को भूड़ कहा जाता। क्या? भूड़ कहा जाता, भूड़। तो बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? भूड़ मिट्टी। लिख लीजिए, बलुई को क्या कहा जाएगा भाई? भूड़ मिट्टी कहा जाएगा। और ऐसी मिट्टी जो ऊसर है, ऊसर, ऊसर, ऊसर मिट्टी को कल्लर कहते हैं। कल्लर, ऊसर मिट्टी को कल्लर कहते हैं। ऊसर बंजर मिट्टी को कल्लर, ऊसर और बंजर मिट्टी को कल्लर कहा जाता है। ऊसर और बंजर मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? ऊसर और बंजर मिट्टी को कहते हैं, बंजर मिट्टी को कल्लर कहा जाता है। कल्लर। हाँ, तो ऊसर और
बंजर मिट्टी को क्या कहा जाएगा? कल्लर कहा जाएगा। बलुई मिट्टी को भूड़ कहा जाएगा, समझ में। और काली को रेगुर कहा जाए। काली को क्या कहा जाएगा भाई? काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता। बात समझ में आ गया भाई? अच्छा, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। लिख लीजिएगा, हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। हाँ, यहां लिखा भाई, यहां ऊसर बंजर को कल्लर 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 लिखा। बलुई मिट्टी को भूड़ लिख दिया, भूड़। बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं, भूड़ कहते हैं। और बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसा सवाल आ गया ना तो अच्छे अच्छे बच्चों को चक्कर आएगा कि गुरुजी ये कैसा सवाल आ गया भाई? बांगर मिट्टी पूछ लिया तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? तो पुरानी, हाँ, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो याद रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर मिट्टी कहा जाता है। हाँ, बांगर मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता। बांगर, ठीक है, के बानर कहा था, बानर नहीं, बांगर। बांगर मिट्टी, ठीक है भाई, बांगर मिट्टी यहां लिख दिया। तो सवाल कैसे कैसे बनेगा? बलुई मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता? भूड़। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए उपयुक्त होता है। ऊसर और बंजर को कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्लर मिट्टी कहते हैं। ऊसर बंजर को कल्लर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करना। हाँ, हल्ला ना करिए, ध्यान से सुनिए। और आपका टारगेट यही होना चाहिए भाई, ठीक है, आपका टारगेट यहीं पर होना चाहिए, बोर्ड पर ही होना चाहिए। बात समझ में आ भाई? केवल बोर्ड पर ही ध्यान आपका होना चाहिए। ध्यान से सारी बातों को सुनिए, एक एक मुद्दे पर जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे याद रखिएगा उद्देश्य ये है कि आप जो है, आपका जीवन धन्य हो जाए भाई, नौकरी मिले और आप सफल हो जाइए। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही और आपको ले डूबे। क्या? आपकी लापरवाही आप ही को ले डूबे और आप कहें कि भैया होमगार्ड का परीक्षा ना ही पास कर पायन, तो अब का करी, तो अब ना ही कुछ करे के। होमगार्ड बनने के लिए सुनहरा अवसर है, एक एक सवाल का रोल है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे अच्छे बच्चे इस होमगार्ड परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लोकल बच्चे नहीं है भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। 34 लाख बच्चे हैं। तो 34 लाख बच्चों का मतलब आपके बगल में बैठा हुआ लड़का भले ना बताए वो होमगार्ड का फॉर्म भरा है, उस सेंटर मिली सेंटर पे। तो इसलिए एक ऐसा फॉर्म भरा तो सब है लेकिन बताया कोई नहीं, ये चुप्पे चुप्पे भर रहे हैं भाई, चुपके भर रहे हैं। हाँ, तो याद रखिएगा। चलिए, तो विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला है। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। चंद्रकांता देवकांता देवकी नंदन खत्री। कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश का है। क्यों लड़की? महाश्वेता के द्वारा लिखा गया। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। और जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ। याद रखिएगा, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और किस समिति के सिफारिश पर? विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर कौन संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। बात समझ में आया? एक किताब का नाम है प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी किसने लिखा है? आप कहेंगे भारतेंदु हरिचंद ने। प्रेम योगिनी किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिचंद ने लिखा। लिख लीजिएगा, प्रेम योगिनी भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया। तो क्या कर्पूर मंजरी भी लिखा? हाँ, कर्पूर मंजरी भी भारतेंदु हरिचंद ने लिखा है। कर्पूर मंजरी भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया। अंधेर नगरी किसके द्वारा? वाह भाई वाह। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया। क्या भारत दुर्दशा भी याद है? भारतेंदु हरिचंद भारत दुर्दशा, तो ये भी याद रखना है, भारत दुर्दशा। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं भाई। तो भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया है। हाँ, तो याद रखिए किसके द्वारा भाई? भारतेंदु हरिचंद के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है भाई, बार बार बताया जाएगा, जब तक दिमाग में सवाल बस नहीं जाएगा
तब तक आपको बताया जाएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें और आप कहें कि गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, इधर उधर की बात नहीं भाई, केवल टॉपिक पर ही बात करना है और तब तक करना है कि जब तक सफल नहीं हो जाना है। समझ में आया? तो एक जो है उपन्यास का नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे किसने लिखा? तो वही लिखा भाई, अरे मोहन राकेश ने लिखा। आधे अधूरे के लेखक कौन है भाई? तो याद रखिएगा आधे अधूरे, याद रखिएगा, कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा, सारे सवाल पर चर्चा किया जाएगा। तो आधे अधूरे, और अभी हमने बताया आषाढ़ का एक दिन भी बताया, आषाढ़ का एक दिन भी अभी बताए हैं। किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। और यही मोहन राकेश के द्वारा, केवल यही नहीं बल्कि इनके द्वारा लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस, हाँ, लहरों के राजहंस मोहन राकेश किसके द्वारा लिखा गया भाई? मोहन राकेश, हाँ मोहन राकेश। तो याद रखना भाई, मोहन राकेश का नाम याद रखना है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, अरे कबीरा खड़ा बाजार में कौन लिखा है? भीष्म सहानी। हाँ, तो याद रखना है कबीरा खड़ा बाजार में अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखा गया, कबीरा खड़ा बाजार में ये लिखा किसने? भीष्म सहानी। किसने लिखा भाई? भीष्म सहानी ने लिखा। याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी लिखा। वैसे चीफ की दावत किसने लिखा है? तो चीफ की दावत भी भीष्म सहानी ने ही लिखा है। चीफ की दावत, हाँ भीष्म सहानी। तो चीफ की दावत लिखा किसने? भीष्म सहानी ने लिखा भाई, भीष्म सहानी। हाँ, चीफ की दावत भीष्म सहानी के द्वारा लिखा गया। समझ में आया भाई? भीष्म सहानी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भीष्म सहानी ने लिखा चीफ की दावत। समझ में आया भाई? चलिए, तो एक नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद। हाँ, तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद। याद रखना, चंद्रगुप्त नाटक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त नाटक भी किसने लिखा है? तो बताना है जयशंकर प्रसाद। किसके द्वारा लिखा गया भाई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ध्यान से सारी बातों को सुन लेंगे और तो काम आपका हो जाएगा भाई। हाँ, किसके द्वारा? तो बताएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। तो यही नहीं, करुड़ालय भी लिखा, करुड़ालय भी लिखा है। चंद्रगुप्त नाटक ही नहीं, करुड़ालय भी लिखा। करुड़ालय हो, अजात शत्रु, लिख लीजिए भाई, करुड़ालय, अजात शत्रु, सब जयशंकर प्रसाद। हाँ, तो याद रखना है करुड़ालय, याद रखना है। हाँ, करुड़ालय भी लिख दिया। अजात शत्रु भी किसने लिखा? अजात शत्रु भी किसने लिखा भाई? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा। आंसू झरना तो याद ही होगा, आंसू झरना तो याद ही है ना भाई? तो याद रखिएगा। हाँ, कामायनी तो आपको पता ही होगा ना भाई? कामायनी महाकाव्य पता नहीं पता है? कामायनी भी पता, सब लिख लीजिए। तो एमपी में झूम कृषि को क्या कहते हैं? दहिया। हाँ, बलुई मिट्टी को भूड़ कहा जाता है, भूड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। समझ में आया भाई? तो पूछा जाएगा कि काली मिट्टी क्या? कपासी मिट्टी, इसी को रेगुर कहा जाता है। ऊसर या बंजर मिट्टी को याद रखना कल्लर क्या कहा जाएगा भाई? तो कल्लर के नाम से जाना जाता। किस नाम से? कल्लर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? किसके? कल्लर के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो याद रखिएगा कल्लर के नाम से जाना जाता है। और प्रेम योगिनी किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिचंद ने। और कर्पूर मंजरी भी किसने लिखा? भारतेंदु हरिचंद ने लिखा है। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? तो अंधेर नगरी, हाँ, भारतेंदु हरिचंद। और भारत दुर्दशा भी किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिचंद के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त नाटक आपको समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? हाँ, लिख लिए हैं, लिख लिए हैं। हाँ, तो लिखते चलिएगा भाई। जयशंकर प्रसाद के द्वारा करुड़ालय या अजात शत्रु भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आधे अधूरे मोहन राकेश, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। लहरों का राजहंस मोहन राकेश, लहरों का राजहंस मोहन राकेश। और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी के द्वारा लिखा गया। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी। चीफ की दावत भीष्म सहानी। चीफ की दावत किसने लिखा है? तो भीष्म सहानी के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हुआ तो हमें पता ये चला कि कुछ मास्टर गुरुजी के
वीडियो को क्या कर रहे हैं भाई, अपना नोट्स बना के और बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और भी बच्चों का भला हो जाए, तो ये बात भी पता चला तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी जो ये सीरीज चल रहा है इसको हम लोग YouTube पर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपके लिए हाँ एक जो है सीरीज और भी शुरू किया जा रहा है होमगार्ड के लिए, वो सिलेक्शन सीरीज है, वह जो है YouTube पर नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, वो केवल आपके लिए रहेगा, उस पर भी काम चल रहा है, और वो काम जो है हाँ लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं, और आप देखिएगा उसमें महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नों को निकाला गया है, और आप देखिएगा इसलिए गुरुजी ने कहा कि 90 सवाल आपके पेपर में फंसाना है, तो उसके पीछे बड़ा ही परिश्रम चल रहा है, ठीक है भाई। तो 10,000 सवालों का एक जखीरा इसके बाद तैयार किया गया है, और वो सीरीज जो है वो बाद में इसके बाद शुरू किया जाएगा। अभी जो चल रहा है ये सीरीज को कंप्लीट करने के बाद उसको शुरू किया जाएगा, तो जब इसको आप पढ़ लेंगे इस सीरीज को, तो वो वाला जो सीरीज है वो क्या भाई, वो सीरीज पढ़ने पर आप देखेंगे तो 100% आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ही हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी जो सीरीज चल रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो और भी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। तब हो जाएगा जब आपने क्या किया होगा, इसको एक एक सवाल को दिमाग में बैठाया होगा, तब ऐसे नहीं आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो पढ़ के आए हैं, तो हम आपसे सवाल पूछ लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बात समझ में आया? तो चेक करना शुरू कर दिया गुरुजी ने अभी से। आप बताइए भाई, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या भाई पता है? क्या नाम है भाई विटामिन B7? क्या नाम है? बायोटीन नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या भाई? बायोटीन है। हाँ, ऐसे बीच में गुरुजी चेक कर लेंगे। समझ में आया भाई? चलिए तो बताइएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ है? याद है भाई? नहीं याद है? आपको याद है? नहीं याद है? क्या नाम है भाई? टोकोफेराल। वाह भाई वाह, टोकोफेराल। क्या नाम है भाई? टोकोफेराल नाम है। बात समझ में आया? चलिए विटामिन डी का बताइए भाई, यहाँ पीछे हाँ बताइए, विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेराल है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 का बताइए क्या करें भाई? थायमिन। थायमिन। या भाई वाह, कमाल हो गया। बीच बीच से सवाल पूछा जाएगा, तो बताइएगा पाकिस्तान जो है, हम जिससे पूछे वो बताइए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा है भाई? ये बताएंगे क्या? हाँ भाई बता दिया, चौधरी रहमत अली बता दिया। वाह भाई कमाल हो गया, चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया है। समझ में आया भाई? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़े। ऐसे ही बीच बीच से सवाल पूछा जाएगा। बताइएगा, ट्रेन जो है, भारत में पहला ट्रेन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? आप बताइए, आप बताइए। लॉर्ड डलहौजी। तो पहला ट्रेन कब चला? 1853 में। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। बंबई से थाने के बीच। किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। समझ में आया भाई? चलिए, तो सहायक संधि आप बताइए किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। क्या सहायक संधि किसने शुरू किया था भाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू किया था। आप बताइए, सती प्रथा पर बैन कौन लगाया? सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर ने लगाया? तो हाँ, सती प्रथा पर अगर पूछा जाए रोक किस गवर्नर ने लगाया था? किस हाँ गवर्नर ने लगाया? तो याद रखना है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऐसे बीच बीच से सवाल पूछा जाएगा। इससे यह हो जाएगा भाई कि तैयारी चल रही है कि नहीं चल रहा है। चलिए, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? बताइए कहां हुआ था भाई? कोई सवाल तो बता दीजिए, कोई तो बता दीजिए भाई, कहां हुआ था बताइए। हाँ भाई, बोलने दिया जाए। हाँ, कहां हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? बताइए जल्दी से, समय का भाव है। कहां हुआ था भाई? हाँ, क्या बता दिया भाई? हाँ बता दिया भाई, वाराणसी में। तो याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था। कहा? वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लमही। कहा? लमही। 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 लमही नामक ग्राम। हल्ला नहीं करना भाई। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही नामक ग्राम बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? बनारस में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हाँ बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। 31 जुलाई हाँ 1880।
1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखना है कहां हुआ था भाई? तो बनारस के लमही नामक ग्राम में। कहां हुआ था? बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। लमही, याद रखिएगा, लमही नामक गांव में हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म। बात अगर समझ में आया तो बताइएगा। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है किस्सा इनके साथ होता है कि ये जो है लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है इनके ऊपर क्या था भाई? जब ये लिखना शुरू करते हैं तो यहां चूंकि ये जिस दौर में लिख रहे थे वो अंग्रेजों का शासन था, इनको तो अपना नाम बदल के लिखना पड़ा और इनके द्वारा अपना नाम ही बदल लिया गया। मुंशी प्रेमचंद ने अपना नाम बदल दिया था, नवाब राय के नाम से लिख रहे। किसके नाम से? नवाब राय के नाम से लिख रहे थे। वैसे इनके बचपन का नाम धनपत राय। पूछा जाए इनका असली नाम क्या था भाई? मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। नहीं पता जिसको लिख लीजिएगा भाई, धनपत राय नाम था। तो मुंशी प्रेमचंद का, हाँ, अगर पूछा जाए वास्तविक नाम क्या था भाई, तो धनपत राय। क्या नाम था भाई? धनपत राय नाम था। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? क्या नाम था भाई? धनपत राय नाम था। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या नाम था? धनपत राय नाम था। तो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा हड़प नीति किस गवर्नर ने शुरू किया था? ड्राफ्टिन ऑफ लैप्स। अगर पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिन ऑफ लैप्स अगर पूछा जाए, अंग्रेजी में पूछा जाएगा, तो हिंदी में समझिएगा हड़प नीति। तो हड़प नीति अगर पूछा जाए, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लिख लीजिए, नहीं पता है, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था क्या? हड़प नीति शुरू किया था। ठीक है भाई, याद रखना है किसने? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिखिएगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो बताना है किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। पूछा जाएगा पुलिस का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस का जनक कहा जाता है। पुलिस का जनक अगर पूछा जाए तो बताना है पुलिस का जनक कौन है भाई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है क्या? पुलिस का जनक जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस का जनक माना जाता है। समझ में आया भाई? आप हमें बताइए भाई, विष्णु बताएंगे कलेक्टर का पद कब बनाया गया? राइट, क्या कहना चाह रहे भाई? कलेक्टर का पद कब बनाया गया? कलेक्टर माने कलेक्ट करने वाला। क्या कहना चाह रहे भाई? ये बहुत सही भाई, वाह। थोड़ा सा कम करके बताना। कलेक्टर का पद तो इन्होंने जो बताया ये सुनकर बताया भाई, अपने मन से नहीं बताया। तो लेकिन कोई बात नहीं, 1772 है। तभी थोड़ा सा 100 साल आगे बढ़ा के बता दे। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई। कोई बात, कम से कम बताया तो। अरे बताया तो यही बड़ी बात है भाई, आपने बताया तो ये बड़ी बात है। चलिए, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपको समझ में 31 जुलाई 1880 बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। यही तो कथा सम्राट हैं, यही तो उपन्यास सम्राट हैं। इन्होंने लिखा निर्मला, इन्होंने लिखा करबला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रूठी रानी, बड़े भाई साहब, तो नमक का दरोगा किसने लिखा? पूस की रात, ईदगाह, सब किसने लिखा भाई? सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा मानसरोवर भी लिखा गया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था। मानसरोवर भी किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो इनके अधूरे उपन्यास का क्या नाम है भाई? मंगलसूत्र। इनका अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र है। समझ में आया भाई? तो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। तो सती प्रथा पर बैन लगाया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। समझ में आया? तो
तो पूछा जाएगा कि हड़प नीति किसने शुरू किया? डलहौजी के शासन काल में बड़ा काम हुआ। तो क्या किया भाई? डाक टिकट शुरू किया। डाक टिकट किसने शुरू किया? डलहौजी ने शुरू किया। भारत में डाक टिकट की शुरुआत, डाक टिकट की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है भाई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। हाँ, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि तो बताया भाई, हाँ लॉर्ड वेलेस्ली बता दिया। सहायक संधि पूछा जाए तो बताइएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि। पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो हाँ बिल्कुल करेक्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाए तो बताना स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का अगर जनक पूछा जाए तो बताना क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यही है स्थानीय सुशासन का जनक। क्या नाम है भाई? लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता। सबसे लोकप्रिय गवर्नर क्या था? यही तो था, सबसे लोकप्रिय गवर्नर था लॉर्ड रिपन। हाँ, सबसे लोकप्रिय था। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए तो बताइएगा प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? तो पूछा जाएगा प्रेस का मुक्तिदाता क्या बताइएगा? तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। हाँ, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ। तो इन्हीं को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। कौन है भाई? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है प्रेस का हम मुक्तिदाता कहा जाता है। समझ में आया भाई? यही है प्रेस का मुक्तिदाता, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। समझ में आ गया भाई? तो पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। स्थानीय बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और इसी को कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि यही तो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ भाई? गाजीपुर में। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है ये कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? गाजीपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर के अंदर स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र। और आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड मेयो का कब्र कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। लॉर्ड मेयो का कब्र कहाँ भाई? तो लॉर्ड मेयो का कब्र अगर पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है भाई? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में स्थित है। तो लॉर्ड मेयो का कब्र जो है अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। बात समझ में आया? अभी क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए तो आप बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताइए कब है? 25 जनवरी को है। कब है? 25 जनवरी को है। ठीक है भाई? आप बताइएगा हाँ विश्व जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई को। वाह वाह, हाँ चलिए ठीक बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी बता दीजिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है भाई? 8 मार्च। 8 मार्च। हाँ तो आप बता रहे हैं। हाँ तो विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। आप बताए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब है? 8 मई। बिल्कुल करेक्ट, 8 मई को है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब है? 29 जुलाई को है। जैव विविधता दिवस कब है? 22 मई को है। बताइएगा हाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 28 फरवरी को। बिल्कुल सही है। बताइएगा किसान दिवस कब है? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह की जयंती अभी तो बताया भाई। 23 जनवरी को भाई, 23 दिसंबर को है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस है? हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है। ठीक है भाई? 23 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता 23 जनवरी को है। समझ में आया भाई? चलिए अगला बताइएगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? हाँ तो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो मेट्रो मैन कहा जाता है आर श्रीधरन को। हाँ आर श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन कहा जाता है। समझ में आया क्या कहा जाता है? आर श्रीधरन को मेट्रो मैन। ठीक है भाई? मेट्रो मैन आर श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ भाई? कोलकाता में। पानी के अंदर जो है मेट्रो ट्रेन कहाँ? तो कोलकाता में शुरू। वैसे भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन वहीं शुरू हुआ था, कोलकाता में शुरू हुआ था। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुआ था? तो कोलकाता में ही शुरू हुआ था। बात समझ में आया भाई? चलिए तो पूछा जाएगा दमदम बंदरगाह का। दमदम बंदरगाह वहीं पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही दमदम बंदरगाह कहाँ है?
तो पश्चिम बंगाल में ही है भाई, ठीक है। और महलों का शहर भी पश्चिम बंगाल, महलों का शहर क्या है, पश्चिम बंगाल ही, महलों का शहर भी पश्चिम बंगाल है, ठीक है भाई। तो पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कलेक्टर का पद कब बनाया गया, 1700। बाद में प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, तो चार्ल्स मेटकाफ को। और स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन। और डाक टिकट की शुरुआत डलहौजी ने किया था। और सहायक संधि किसने, वेल्लेस्ली ने शुरू किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में। और जो है यहाँ मेयो का कब्र का अंडमान निकोबार में। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आर श्रीधरन को कहा जाता है। बात समझ में आया भाई, क्लियर हो गया।